प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति पर। अर्थात जिस हड़प्पा सभ्यता को हम एक पूर्ण नगरीय सभ्यता के रूप में जानते हैं, निश्चित ही वह सभ्यता सीधे ही नगरीय सभ्यता के रूप में विकसित नहीं हुई है, बल्कि एक नगरीय सभ्यता के रूप में विकसित होने से पूर्व वह उस दौर से गुजरी है जिस दौर में उसे हम एक प्रकार से प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति या प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता कह सकते हैं। यद्यपि इस संदर्भ में विद्वानों के अलग अलग मत हैं। कुछ विद्वान नगरीय सभ्यता से पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता के नाम से इस सभ्यता को जानते हैं। उनका मानना है कि पूर्ण नगरीय सभ्यता के रूप में विकसित होने से पूर्व हड़प्पा संस्कृति का एक पूर्ववर्ती रूप था, जिसे वह पूर्ववर्ती हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। परंतु पूर्ववर्ती के स्थान पर इसके लिए हम यदि प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता कहें तो यह ज़्यादा उचित प्रतीत होता है। उपिंदर सिंह इस संदर्भ में स्पष्ट करना चाहती हैं कि इसके लिए पूर्ववर्ती के बजाय प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता कहना ज़्यादा उचित होगा। यद्यपि हड़प्पा सभ्यता का जो प्रारंभिक स्वरूप था वह किस तरह विकसित हुआ, किस तरह प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता का अस्तित्व हमारे सामने प्रकट हुआ, इस संदर्भ में कई विद्वानों का यह मानना रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ है वह मेसोपोटामिया या मिस्र की सभ्यता से हुआ है। उनका मानना यह रहा है कि उनका मानना यह रहा है कि मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी उसी से जो है पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता जुड़ी हुई है। अर्थात हड़प्पा सभ्यता का विकास एक प्रकार से मेसोपोटामिया की संस्कृति के फलस्वरूप हुआ है, ऐसा कई विद्वानों का मानना रहा है। परंतु अब यह स्पष्ट हो चुका है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से हड़प्पा सभ्यता का कोई सीधा संबंध नहीं रहा है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता रही है उससे हड़प्पा सभ्यता का विकास नहीं हुआ है, क्योंकि दोनों सभ्यताओं में कई ऐसी भिन्नताएं हैं जो यह सिद्ध करती हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विकास मेसोपोटामिया की सभ्यता से नहीं हुआ है। जैसे हड़प्पा सभ्यता की लिपि और मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि। दूसरे में हड़प्पा सभ्यता में कांसे का अत्यधिक उपयोग, जो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में उस रूप में नहीं हुआ है। जैसे हड़प्पा सभ्यता की आवासीय योजना अर्थात नगर योजना, जो कि एक सुनियोजित नगर योजना थी, ऐसी नगर योजना मेसोपोटामिया की सभ्यता में देखने को नहीं मिलती है। साथ ही साथ जल निकास प्रणाली के लिए जो नहरों का व्यापक प्रयोग हुआ है, ऐसा प्रयोग मेसोपोटामिया की सभ्यता में नहीं मिलता है। तो ये तथ्य यह सिद्ध करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप है वो मेसोपोटामिया की सभ्यता से नितांत भिन्न रहा है। इसलिए जो विद्वान यह मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विकास
मेसोपोटामिया की सभ्यता से हुआ है वह नितांत अस्वीकार्य है और उचित नहीं है। दूसरा, हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ है उस संदर्भ में अमलानंद घोष और कुछ अन्य जो विद्वान हुए हैं उनका मानना यह है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास निश्चित ही प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता से जुड़े स्थलों से हुआ है। इस संदर्भ में अमलानंद घोष ने 1965 में राजस्थान में सोंठी संस्कृति की जो खुदाई की और सोंठी संस्कृति का जो अध्ययन किया, तो अमलानंद घोष यह पाते हैं कि राजस्थान की सोंठी संस्कृति तथा जो क्वेटा, झोब और बलूचिस्तान में जो अन्य स्थान हड़प्पा सभ्यता से प्रारंभिक स्थल जो इससे जुड़े हुए मिले हैं उनमें कई समानताएं थी। अमलानंद घोष कहते हैं कि सोंठी सभ्यता में तथा झोब, क्वेटा, कालीबंगा, कोटदीजी के तथा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के जो प्रारंभिक स्थल हैं उनमें जो मृदभांड प्राप्त हुए हैं उनमें निश्चित ही समानता है और वह इसे प्रारंभिक और नगरीय हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक स्वरूप से जोड़ते हैं। यद्यपि जो अमलानंद घोष का अध्ययन है और जो जिसको उन्होंने सोंठ संस्कृति के आधार पर जो अपना निष्कर्ष दिया है, विद्वान उसे पूर्णतया सहमत नहीं हैं, परंतु फिर भी यह तथ्य इस बात को सिद्ध करता है कि प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता का जो विकास हुआ वह उपमहाद्वीप अर्थात भारतीय उपमहाद्वीप में ही हुआ है। अर्थात स्पष्ट है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से इसका कोई संबंध नहीं है। दूसरा जो महत्वपूर्ण अध्ययन किया गया इस संदर्भ में A.R. मुगल जो पुरातत्वविद हुए हैं, तो A.R. मुगल द्वारा इस संदर्भ में जो अध्ययन किया गया तो उन्होंने अपने अध्ययन में यह पाया कि सिंधु घाटी और बलूचिस्तान से जो विभिन्न प्रमाण प्राप्त हुए हैं जैसे मृदभांड, पाषाण औजार, धातु की वस्तुएं, वास्तुकला के अवशेष, उस आधार पर A.R. मुगल यह मानते हैं कि निश्चित ही इन स्थानों पर जो सभ्यता उस समय अस्तित्व में थी वे लोग अर्थात उस सभ्यता के लोग जो पूर्ण नगरीय सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, उसमें प्रयुक्त सभी प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग करते थे। अर्थात प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता के लोग उन सभी कच्चे माल का प्रयोग करते थे जिनका प्रयोग नगरीय हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने व्यापक पैमाने पर किया है। इसलिए A.R. मुगल जो ये सिंधु व बलूचिस्तान के महत्वपूर्ण स्थल हैं और जो इन स्थलों से में जो सभ्यता विकसित हुई है उसको वह प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और जो उपिंदर सिंह जो इतिहासविद हुए हैं उन्होंने जो अध्ययन किया है तो उन्होंने इस प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता का जो कालक्रम था, जो अवधि थी, उस अवधि को 3200 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व माना है। अर्थात उपिंदर सिंह मानती हैं कि जो पूर्ण नगरीय हड़प्पा सभ्यता थी अर्थात पूर्ण विकसित रूप में जो नगरीय सभ्यता थी उससे पूर्व एक प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में रही है और उसी सभ्यता के विकसित स्वरूप के कारण पूर्ण नगरीय सभ्यता विकसित हुई है। अब जो महत्वपूर्ण स्थल इस सभ्यता से जुड़े रहे हैं उनके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। उनमें जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उन स्थलों में जो प्रमुख स्थल हैं, थोड़ा मैं इसको स्पष्ट करना चाहूँगा, ये त्रुटिवश इसको प्रारंभिक इसको इस रूप में होना चाहिए था। त्रुटिवश यह पूर्व टंकित सामग्री ही इस पे रह गई थी। तो
जो प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल थे, उन्हें हम जब उनका अध्ययन करेंगे तो वे स्थल इस प्रकार देखने को मिलते हैं। ये स्थान जो हैं भारत में, जैसे ये बहुत सारे स्थल भारत में मिले हैं, जिनमें कालीबंगा, सोंठी, राखीगढ़ी और भीरना, तथा जैसे पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे स्थान जो प्राप्त हुए हैं, जिनमें कोट दीजी, आमरी, बालाकोट, कुल्ली, क्वेटा, रहमान ढेरी और ऐसे ही बहुत सारे स्थान प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए हमें प्राप्त होते हैं। इन प्रारंभिक स्थलों में जैसे बालाकोट जो स्थान है, यह स्थान जो मकरान तट है पाकिस्तान के तट पर के तटीय क्षेत्र जो है पाकिस्तान का, उसे मकरान तट भी कहते हैं। इस मकरान तट पर स्थित सोन मियानी खाड़ी का तटीय मैदान जो है, उसी में बालाकोट नामक स्थान स्थित है। इस स्थान के कालखंड द्वितीय, एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो भी स्थान इन सभ्यताओं से जुड़े रहे हैं, उनके अलग अलग स्तर प्राप्त हुए हैं। अर्थात जब इनकी खुदाई हुई है तो एक सभ्यता का अलग प्रारंभ जो ऊपरी स्तर था वो अलग सभ्यता का था, फिर उसका दूसरा स्तर अलग काल की सभ्यता का था, तीसरा स्तर अलग काल की सभ्यता का था। तो इस तरह जो कालखंड द्वितीय बालाकोट से संबंधित मिला है, तो बालाकोट का जो कालखंड द्वितीय है यह प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ है। इस स्थान से सूक्ष्म औजार, मन के ताम्र वस्तुएं, प्रतीक के रूप में सांड की उपस्थिति, टेराकोटा, शंख, लाजवर्द मणि का प्रयोग, साथ ही साथ बेर के अवशेष, दालों की विभिन्न प्रजाति के अवशेष, जानवरों में भेड़, भैंस, खरगोश, हिरण एवं सुअर आदि की हड्डियां मिली हैं, जिससे ये स्पष्ट होता है कि बालाकोट में जो संस्कृति कालखंड द्वितीय में अस्तित्व में थी, वह निश्चित ही प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से जुड़ी हुई संस्कृति थी। इसके साथ ही जो नाल नामक स्थान एक और इस क्षेत्र में मिला है, तो नाल नामक स्थान से भी जो है प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले हैं। दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है आमरी। यह स्थान सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है और सिंध प्रांत में स्थित है, जो सिंध प्रांत अब पाकिस्तान में है। आमरी का जो कालखंड प्रथम है, तो कालखंड प्रथम में आमरी से प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ से कच्ची ईंटों की संरचनाएं, अर्थात जो मकानों की संरचनाएं मिले हैं, जो मकानों के अवशेष मिले हैं, वह कच्ची ईंटों से निर्मित थे। साथ ही साथ तांबे और कांसे की वस्तुएं भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। साथ ही साथ अनाज संग्रह करने के अवशेष जो अन्नागार थे, वो अभी आमरी से प्राप्त हुए हैं। और इसके अतिरिक्त यहाँ से चाक पर निर्मित मृद भांड आदि भी प्राप्त हुए हैं। तो आमरी भी निश्चित ही प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उपिंदर सिंह इसकी जो काल अवधि है वो मानती हैं 3500 ईस्वी पूर्व के आसपास मानती हैं। अर्थात आमरी सभ्यता जो है 3500 ईस्वी पूर्व अस्तित्व में थी और निश्चित यह स्थान प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसी तरह कोट दीजी एक महत्वपूर्ण स्थान है जो कि हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ है, अर्थात प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ स्थान जो है, यह स्थान आमरी से 160 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहाँ से टेराकोटा की, वृषभ की मृण मूर्ति, मन के कांसे की वस्तुएं आदि प्राप्त हुई हैं। कोट दीजी में जो कालखंड प्रथम जो प्राप्त हुआ है, तो कालखंड प्रथम प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ स्थान था कोट दीजी का। इसके अलावा रहमान ढेरी जो स्थान है यह गोमल घाटी में स्थित है। यहाँ से भी प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनमें आयताकार आवासीय योजना, अर्थात जो बस्ती के जो अवशेष मिले हैं वो आयताकार स्वरूप में मिले हैं और एक योजना के अंतर्गत बस्ती बसाने के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। रहमान ढेरी से सड़कों की जो ग्रिड व्यवस्था थी, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई जो
व्यवस्था थी सड़कों की, वह भी यहाँ से प्राप्त हुई है। इस तरह रहमान ढेरी भी प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इसके अतिरिक्त सरायखोला जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है, यहाँ से सरायखोला का कालखंड द्वितीय जो मिला है वह प्रारंभिक हड़प्पा स्तर से जुड़ा हुआ आ रहा है। इस स्थान से लोग जो हैं गर्त गृहों से निकलकर कच्ची ईंटों के घरों में रहने लगे थे, अर्थात सरायखोला में पहले लोग गर्त आवासों का प्रयोग करते थे और बाद में कच्ची ईंटों से अपने भवनों का निर्माण करने लग गए थे। यहाँ से कोटदीजी शैली के जो मृदभांड प्राप्त हुए हैं वो यहाँ से भी प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ से पत्थर की वस्तुएं भी मिली हैं, जिनमें सूक्ष्म पाषाण के छेनी और सेल्ट की जो वस्तुएं हैं वो यहाँ से प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त मृण मूर्तियाँ, टेराकोटा एवं सीप की बनी चूड़ियाँ, पिन, अंगूठी, सलाका आदि भी इस स्थान से प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त हकरा जो क्षेत्र था उस क्षेत्र से भी कई ग्राम बस्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं जो कि प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए हैं। इसी तरह यहाँ से हकरा क्षेत्र से जलवाली, गमनवाला, घग्गर नदी के जो आसपास जो क्षेत्र मिले हैं, जैसे कालीबंगा का कालखंड प्रथम जो कि प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, वो भी प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा महत्वपूर्ण स्थल रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो एक नगरीय सभ्यता के रूप में विकसित हुई, उस एक विकसित नगरीय सभ्यता से पूर्व उसका एक प्रारंभिक स्वरूप हमें देखने को मिलता है और इसके अवशेष बड़े पैमाने पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राप्त हुए हैं।